Am I audible to all of you? Yes, sir. अरे भाई बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने रिप्लाई किया यस, वो भी कुछ। आप लोग की आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आप लोग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन नो आंसर। संजय मीना यस सर। अभी तो आवाज़ नहीं आ रही बेटा आप लोगों की मेरे को, क्योंकि आप लोगों को सबका माइक पता नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके आज हम लोग यूनिट 4 हम लोग शुरू करेंगे। 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। द फोर्थ यूनिट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसा आपने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे मैग्नेटोस्टैटिक होता है। मैग्नेटोस्टैटिक का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक? एज यू कैन सी दिस इज द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स। द नेम ऑफ द यूनिट इज एक्चुअली मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स। सो बेसिकली मीनिंग क्या है इसका कि ये स्टैटिक इन नेचर है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ कोई करंट कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। सपोज द करंट इज 5 एम्पियर। अच्छा एक बात याद रखना कि जो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है? एक स्टैटिक चार्ज, फॉर एग्जांपल आपका कोई चार्ज है प्लस क्यू एंड देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ दिस and there is no movement, that means v equal to 0. in this case ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका प्लस क्यू, इट विल ओनली जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही करेगा आपका। इन दिस केस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा इन दिस केस। लेकिन जैसे आपका चार्ज मूव करना शुरू करता है और अच्छा बी क्या होगा? बी यहाँ पर 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस कराना है तो चार्ज को मूव कराना पड़ेगा पहले तो। अच्छा अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक? सबसे पहली बात, ये मूवेबल चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली बात। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक? अब देखो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक करंट है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट। तो अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है तो करंट है एक्चुअली, तो डेफिनेटली करंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके नाउ अब इस करंट की वजह से, इसकी करंट दो तरह की हो सकती है। या तो करंट आपकी कांस्टेंट है, इफ दिस करंट इज कांस्टेंट यू कैन सी दिस इज अ कांस्टेंट करंट, 5 एम्पीयर की करंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट करंट है आपकी, CONT, दैट मीन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट करंट आपके 5 एम्पीयर की फ्लो हो रही है। अब इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नाम देंगे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स। ऐसे फील्ड जो एक्चुअल में एक कांस्टेंट करंट से जनरेट हो रहे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स। ओके नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने आपको बोला अ करंट कैरिंग वायर आर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो दो करंट थी हमारे पास, एक तो डीसी करंट होगी, जैसा आप देख रहे हो डीसी करंट है। तो यहां से जो फील्ड होगा वो होगा आपका मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। और अगर यहां से करंट आपका वेरी करना शुरू कर दी, फॉर एग्जांपल आपने साइनसॉइडल करंट ली, AC current, this AC current will produce not magnetostatic field, it will produce magnetic field which is variable in nature. तो ये जो अगर करंट आपके पास कैसी है साइनसॉइडल,
तो यहाँ से जो फील्ड होगा वो मैग्नेटोस्टैटिक नहीं होगा, ये फील्ड होगा आपका वेरिएबल फील्ड। जैसे जैसे करंट वेरी कर रही है वैसे वैसे आपका फील्ड भी वेरी करेगा। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट। आई थिंक आप लोगों की आवाज़ अब आनी चाहिए। रजनीश बोलना एक बार। नहीं भाई, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही रजनीश, पता नहीं क्या हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम बोल रहे हो रजनीश, बट आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आज मैं अटेंडेंस देख लूँगा आप लोगों की, या फिर मैं एक बार दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। एक मिनट आप लोग वेट करना है ना। हेलो, अभी आप लोग एक बार मुझे बोल के बताना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरी तरफ तक। सर आ रही है आवाज? नहीं बेटा, आवाज़ मुझे अभी स्टिल नहीं आ रही है किसी की। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इसको क्या करना है। फिलहाल तो टॉपिक शुरू करते हैं। नाउ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल देना है ना। चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। बीच में चैट बॉक्स देख लूंगा आप लोगों के लिए। ओके, नाउ ये स्क्रीन मेरे ख्याल से सबको दिखनी चाहिए। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार टाइप कर दो मैसेज। ये पीडीएफ फाइल शो हो रही है आप लोगों को? ओके ठीक है। अभी भी डिस्टरबेंस वाली आवाज आ रही है किसी को? आज डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है किसी में, बट किसी एक स्टूडेंट को आ रहा है, तो माइट भी बेटा आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सौरभ एक बार चेक करो अपना नेटवर्क। ओके, हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की। तो द थिंग इज दैट अगर आपके पास कांस्टेंट करंट है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इफ द करंट इन वेरिएबल इन नेचर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मैग्नेटोस्टैटिक, द फील्ड विल बी अ वेरिएबल फील्ड एक्चुअली। और एक्चुअली जो फील्ड हमको मिलता है वो मशीन में वो ऐसा ही फील्ड होता है, वेरिएबल फील्ड। एवरी रोटेटिंग मशीन वेदर इट इज अ डीसी और एसी, इंटरनली जो फील्ड जनरेट होता है वो आपका वेरिएबल फील्ड ही होता है एक्चुअली, है। चाहे आप डीसी की बात करो या फिर एसी मशीन की बात करो। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला लॉ, सबसे फर्स्ट लॉ जो इसमें होता है मैग्नेटोस्टैटिक में, वो आपका होता है बायो सावर्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ इज द बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ कुछ नहीं होता, इट इज सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला आपको, एक करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बस इसका सिंपल सा स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर चीज़ें असम्पशन लिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करेगा आपका, जैसा आप देख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी एच। अच्छा, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जानते हो डी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है बी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है एच। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एट सम पॉइंट पी। आप इस डायग्राम को देखो सिर्फ,
जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरी कर रहा है। नाउ दिस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट पी। मैं देख लो किसी जगह क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वायर, दिस इज करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर करंट ले रहा है ऊपर की तरफ। नाउ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अलोंग, वायर के अलोंग, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको? विद द हेल्प ऑफ स्क्रू लॉ। एक सेकेंड, अब ये स्क्रू लॉ आप क्या जानते हो? स्क्रू लॉ का थोड़ा सा आइडिया आपको पहले होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप फाइंड आउट करोगे। देखो, दैट इज अ स्क्रू रूल। ये स्क्रू रूल क्या बोलता है कि आपके पास ये जो आपने देख रहे हो ये डायग्राम, इस डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज देख सकते हो, ये दैट इज योर थंब। अगर थंब की डायरेक्शन आपकी करंट फ्लो हो रही है, ओके, तो आपकी जो करंट है वो आपकी कैसी मिलेगी आपको? इन द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर मूवमेंट। एक्चुअली जैसे आपकी फिंगर कर्ल हो रही है ना जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। सो अगर टॉप व्यू आप यहाँ से चेक करते हो, आप देखोगे आपको जो करंट मिल रही है वो कैसी मिल रही है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? आउटवर्ड, मतलब ये डायरेक्शन होगी, मतलब फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेज, या फिर आपका आउटवर्ड फ्रॉम द पेज। ठीक, आउट टू द पेज आपको दिखाई देगी यहाँ पर डायरेक्शन। अच्छा, इसी के अपोजिट अगर यहाँ पर डायरेक्शन आप चेक करना चाहते हो तो आपको इनटू द पेज, यहाँ पे आउट टू द पेज दिखाई देगी और यहाँ इनटू द पेज। ओके, ये आउट ऑफ द पेज होगी, ये डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगी, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो डायरेक्शन होगी आपकी ये इनटू द पेज होगी। सो एट बोथ साइड द डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तभी तो आपकी कर्ल मूव कर सकती है। जैसे आप कर लो अपनी फिंगर को मूव कराओगे ना, मोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ को डायरेक्शन आपको एक तरीके से सर्किल बन रही है। आप ये देख सकते हो, यहाँ जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वो सर्किल बनेगी। ऐसा सर्किल एक बार बना देता हूँ उसके लिए, ये सर्किल बन जाएगा आपको तरीके से। तो सर्किल तो आपका कैसा होता है? सर्किल तो एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है तो यह डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सिमिलरली ऊपर आप अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो अपने इस डायग्राम में, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। नाउ इसने बोला कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दिस पॉइंट है, ये इनवर्ड होगी, यानी कि इनटू द पेज होगी। कैसे होगी? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब ये आप रखो अपनी मतलब राइट हैंड लो, राइट हैंड को कि जो फिंगर है उनको कर्ल करो और थंब को लेके जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप ऑब्जर्व करोगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दिस पॉइंट इज इनटू द पेज, एक्चुअली आपकी डाउनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज आपकी जब मोड़ोगे ना फिंगर तो यहाँ पर आपकी फिंगर एट दिस पॉइंट इनटू द पेज हो रही होंगी, तो आपको मिल जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। सो इट इज एक्चुअली लिटिल बिट सिंपल। आप ये ऑलरेडी पहले मेरे ख्याल से थोड़ा पढ़ चुके होंगे। मैं पूछ देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का। now this magnetic field intensity is basically depend on ideal. Now what is ideal? The I is the current, you can see this is the current I, ठीक है। और dl is what? dl is the length, I is the current, and the angle alpha, sin alpha, and the angle sin of alpha. And what is angle alpha? This angle is alpha is nothing but this line of join of point P and between this wire. Okay, the angle of alpha basically lie between this
wire and the line of joining of point P from the wire. So this actually DH is proportional to, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, is produced at point P. The magnetic field intensity produced at point P is basically depends on the by the differential curve element ideal is proportional to the product of ideal and the sine of the angle alpha between the element and the line joining P to the element, okay, and inversely proportional to the square of the distance between the point P and the element. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा इसके आइडियल वेक्टर, ठीक है, तो आइडियल को हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, दैट इज आइडियल and the angle between this differential curve length and the line of joining between the differential element and the point P, angle alpha, okay, sine of angle alpha के proportional होगा. और दूसरी बात, ये जो magnetic field intensity produce होगी, ये is also inversely proportional to the square of the distance between the differential between DL and point P R, point P actually है ना. तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू डी एच इक्वल टू के आइडियल साइन अल्फा आर स्क्वायर. और व्हाट इज के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ के इज नथिंग बट द 1/4 पाई. ओके, अब ये के की वैल्यू आपकी आती कैसे, हम लोग एक्चुअली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उस टाइम हम लोग कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि के की एक्चुअली वैल्यू क्या लाई कर रही है. तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई. So DH is equal to ideal sin alpha divided by 4 pi r square. If you want to represent in vector form, तो हम लोग कैसे represent कर सकते हैं, that is ideal unit vector AR divided by 4 pi r square. अब AR को आपने क्या represent किया, AR is the unit vector in the direction of R. So इसको आप कैसे लिख सकते हो, R upon magnitude of R, तो क्या हो जाएगा 4 pi r cube. तो आप यहाँ देख सकते हो कैपिटल आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और ए आर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर. द डायरेक्शन ऑफ डी एच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी डी एच की, तो डी एच की डायरेक्शन ऐसी होगी जो परपेंडिकुलर होगी किसके, आइडियल के और आर वाले प्लेन के. अब एक चीज आप यहाँ से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन आपको मिलेगी. अब सी, अब मैं यहाँ पर एक प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ. देखो अब ये जो प्लेन आपको मिल रहा है ना, ये मैंने डायरेक्शन वाला प्लेन बना दिया. ये जो प्लेन है ना डैश वाली लाइन का, इसके परपेंडिकुलर आपको मिल रही है इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इनटू द पेज है. अगर आप मानो ये जो आपको मैंने कर्व लाइन बताई है ये आपके पेज में है, पेज के प्लेन में है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन. तो आपस में जो है और आपके पास प्लेन, तो इसलिए ऐसे बोलते हो कि यहाँ बेसिकली परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग प्लेन है. लाइन में देयर इज नो वॉल्यूम और देयर इज नो सरफेस, इट इज अ सिंगल लाइन. तो यहाँ जो करंट होगी वो आई होगी, हम इसको करंट एम्पेयर से शुरू करेंगे. अब सपोज ये करंट अगर आपकी फ्लो करती है किसी सरफेस में, तो यहाँ पर होगी आपकी करंट डेंसिटी. सो हम करंट डेंसिटी से निकालेंगे, करंट डेंसिटी को नाम दिया कैपिटल के. कौन सी है, सरफेस करंट डेंसिटी कैपिटल के. नाउ सिमिलरली, अब एक सेकेंड, ये सरफेस की है तो यहाँ पर के रख सकते हो आप, दिस इज के.
नाउ सिमिलरली अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आप इसको किससे डिनोट करोगे, जे से, ठीक है। इसी को इसने नाम दे दिया कि अगर आपके पास लाइन करंट है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, दैट इज इक्वल टू आईडीएल क्रॉस ए आर डिवाइडेड बाई 4πr²। अगर सरफेस करंट डेंसिटी आपके पास तो आप ये यूज करोगे, अगर आपके पास ये करंट डेंसिटी है वॉल्यूम डेंसिटी तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर द वॉल्यूम करंट, सरफेस करंट एंड द लाइन करंट। नाउ दीज आर द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास इस तरह का डॉट वाली मीनिंग है तो इसका मीनिंग क्या, आउट फ्रॉम द पेज, और अगर क्रॉस वाला है तो दैट मीन्स इनटू द पेज। ये हमारे कन्वेंशनल मीनिंग है, रिप्रेजेंटेशंस है। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो लाइन है यहाँ पे करंट आइडियल है या करंट आई है, यहाँ आपकी सरफेस करंट डेंसिटी है के, और यहाँ वॉल्यूम करंट डेंसिटी आपकी जे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द लाइन चार्ज या लाइन करंट डेंसिटी, या फिर सिंपल करंट की वजह से। अगर करंट आपकी किसी लाइन में फ्लो कर रही है और देयर इज नो थिकनेस ऑफ द वायर, and the thickness of the wire is very very less, you can understand that by this, like by this, कि यहाँ पर आपके पास जो वायर आप लियो, ये ए से बी आप लियो, दैट इज ए से बी, ये वायर की थिकनेस काफी कम है, तो दैट मीन्स हम इसको एक सिंगल लाइन ही लेके चलेंगे। प्रैक्टिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज एवरी वायर हैज अ वॉल्यूम, बट फॉर अ theoretical purpose we can calculate like this. So the current flowing in this wire is I, you can see, okay, and this is the position vector R from the differential element dl and between point P. अब why you are taking differential element dl, because हम dl को लेंगे और फिर इसको over the line इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट्स के लिए, तो we can find out the whole electric field intensity because of this wire at point P. इस पॉइंट P की वजह से हम लोग पूरी इंटेंसिटी, मतलब इस लाइन की वजह से एट पॉइंट P पूरी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द DL, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे करेंगे इसको, इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। सिर्फ आप इसको दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया फॉर्मूला यूज़ करना, आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा आइडियल क्रॉस आर। अब ये जो आर है दैट इज क्रॉस आर, ये आर वेक्टर है आपका, और ये जो आपको आर दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। नाउ अब ये जो आपके पास डीएल है, डीएल आपके पास किस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, द डीएल डायरेक्शन ऑफ डीएल ये माना जेड एक्सिस है आपकी, तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल इज इक्वल टू डी जेड ए जेड कैप, बिकॉज यहाँ डीएल जो लाई कर रहा है वो आपका जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। ओके, नाउ ये जो डीएल है, ये डीएल एक एंगल अल्फा बना रहा है बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड द डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल। ओके, इसके बीच में एंगल आपका अल्फा है, हम पॉइंट पी पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल। सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, दैट इज योर डी जेड ए जेड, और आप इसको स्मॉल की जगह क्या ऐसे रख सकते हो, एक्चुअली ये भी स्मॉल है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है बस, डी जेड ए जेड, सो दैट इज डी जेड ए जेड। ओके, अच्छा इसी के यहाँ से आपने निकाला, ये आपके पास क्या है, ये आर वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, दैट इज रो एक्सिस, सिलेंड्रिकल रेडियस रो, इसकी क्या होगा, दे रो ए रो कैप। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आर वेक्टर चाहिए, तो आर वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डी जेड ए जेड। सबसे पहले आपको रिवर्स करनी पड़ेगी डायरेक्शन इसकी, दैट मीन्स इसको उल्टा करना होगा, और इसके ऊपर आप इसको ऐड कर दो रो ए रो को, तो आपके पास डायरेक्शन में किसके निगेटिव होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस डी जेड ए जेड, और रो एरो कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर। सो हम लोग आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर इज रो एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप, दैट इज योर कैपिटल आर वेक्टर। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर क्या, डीएल, डीएल इज इक्वल टू डी जेड ए जेड कैप।
अब यहाँ पर डीजल एजेड कैप मैं क्यों ले गया हूँ, बिकॉज यहाँ पर एजेड जो है जो यूनिट वेक्टर है, और ये यहाँ एरो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर एजेड यूनिट वेक्टर है. ओके, नाउ आपको फाइंड आउट करना है डीएल क्रॉस आर, बिकॉज इस इक्वेशन में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमको क्या रखना है, दैट इज डीएल क्रॉस आर, because I has no direction, because I is not a vector quantity. I is not a vector quantity. I is also not a scalar quantity. I के लिए एक दूसरा नाम होता है, किसी को अगर पता है तो मुझे बता देना. आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर सकते हो, what type of quantity is I actually. I is not a scalar, not a vector quantity. Is another name. So dl cross r, we have to find out dl cross r. So dl cross r में आप जब मल्टीप्लाइकेशन आप करोगे, सेम एक्सिस का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 0 होता है, तो z को z से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा. अच्छा, az और एरो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा a फाई, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, रो फाई एंड z. रो फाई का मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा, फाई जेड का मल्टीप्लाई कराओगे तो रो आएगा, और जेड रो का मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, फाई आएगा. तो आप देख सकते हो दैट इज फाई. डीएल क्रॉस आर इज नथिंग बट द रो डीजेड एफ आई. ओके, आप उठा के आप सीधे यहाँ रखोगे आई रो डीजेड, आपने उठा के यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी, डीएल क्रॉस आर की, तो रो डीजेड है, तो रो डीजेड आपने रख दिया, दैट इज रो डीजेड, और साथ में आपके पास क्या एफ आई यहाँ पर आ गया, दैट इज योर एफ आई. सो बेसिकली आप इसको क्या ले सकते हो, दैट इज आई रो डी जेड अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 एफ आई. तो बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है. अब इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे इसको, अच्छा उसके लिए हमने आर की वैल्यू क्या रखी है, अंडर ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. कैसे, बिकॉज आपके पास आर क्या है, व्हाट इज आर, द आर इज इक्वल टू रो एरो माइनस जेड ए जेड. तो उसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास क्या बैठेगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, और उसकी पावर ऑलरेडी 3 है, आर क्यूब है, तो ये 3/2 हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो. अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करोगे, अब द इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल. यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन आप करोगे, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो. कैसे करोगे, यू नो दिस is the z, this value is z actually, this z, और आपके पास ये रो है, ये वैल्यू रो है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये अल्फा है. तो tan अल्फा अगर आप लेते हो, tan अल्फा क्या होगा, रो बाई जेड, tan अल्फा इज इक्वल टू रो बाई जेड. उसी तरह आप इसको क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू रो कॉट अल्फा. कॉट अल्फा क्या लिख सकते हो, z बाई मतलब z बाई रो, तो z इज इक्वल टू रो कॉट अल्फा. अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप dz को, तो dz को डिफरेंशिएट करो तो माइनस रो कॉसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और इसको उठा के इक्वेशन अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो. बस इस इक्वेशन में dz की जगह वैल्यू पुट करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप dz की जगह, तो अब क्या हो जाएगा, आई रो माइनस रो कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो रो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया इसका, और कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा. ओके, और नीचे वाले टर्म को आप क्या लिखोगे, दैट मीन्स यहाँ क्या रखोगे आप, जेड की जगह रखोगे रो कॉट अल्फा, तो रो कॉट अल्फा आप रखोगे तो रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा. ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट द कोसेक स्क्वायर अल्फा. ऊपर रूट पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो पावर, और यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है. तो 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा से 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी आपस में, यहाँ से सिर्फ बचेगा कि आपके पास नीचे कॉस अल्फा. 1 upon cos alpha is cosec alpha actually. 1 upon cosec alpha is nothing but the sin alpha. अच्छा, यहाँ से 2 पावर उसकी भी कैंसिल आउट होंगी, और नीचे आ जाएगा रो, ठीक है. तो sin अल्फा को इंटीग्रेट करोगे बिटवीन अल्फा 1 अल्फा 2. sin अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मींस cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1. सो अगर आपके पास cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 है तो आप इजीली यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है. Now, this expression is generally applicable for any straight filamentary conductor of finite length. Finite length के लिए valid है. H is always along the unit vector a phi.
तो एच इज ऑलवेज अलाइंग कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ ए फाई, ये मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। ओके अब एक चीज ने ये बोला व्हेन द कंडक्टर इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? एक तरफ वो इनफाइनाइट से एक्सटेंड है, कहां से कहां तक? फॉर एग्जाम्पल कि आपने वेक्टर ये लिया, यहां से स्टार्ट किया, तो ये इधर की तरफ पूरा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है। तो अल्फा टू आपका क्या हो जाएगा? अल्फा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी अल्फा टू नहीं, दैट इज अल्फा वन एक्चुअली 90 डिग्री हो जाएगा। सो आपका एक एंगल आपका 90 होगा यहाँ से। वो डिपेंड करता है आप कौन सा किस साइड लेके चल रहे हो। और दूसरा एंगल होगा जीरो। अल्फा टू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो जब यहाँ से इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको पैरेलल होते हुए दिखाई देगी लाइन, दिस एंगल बिकम जीरो। तो अल्फा टू इक्वल्स टू जीरो। अच्छा फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर, यू कैन सी अल्फा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, जीरो जीरो इन्फिनिटी, एंड अल्फा टू इक्वल टू जीरो। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? कॉस 90 दैट मीन्स जीरो, और कॉस अल्फा टू इज इक्वल टू वन, और कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आएगा आई अपॉन 4 पाई रो ए फाई। ठीक है। अच्छा दूसरा केस इसने बनाया, दूसरा केस क्या है? Another special case when the conductor is infinite length. For this case, point A as 0 0 minus infinity and point B at 0 0 plus infinity. ठीक है। अगर दोनों ही आपके इनफाइनाइट पे सिचुएट हो गए तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा आपका भाई कि दोनों ही एंगल, एक तो होगा आपका 0 डिग्री और दूसरा होगा माइनस, दूसरा 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको जीरो मान रहे हो, इफ इट इज जीरो, तो ऊपर वाला 180 होगा। ठीक है, दोनों जीरो नहीं रख सकते, एक 180 एक जीरो। तो इसके लिए आप रखोगे तो अल्फा वन आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और अल्फा टू आपका हो जाएगा 0 डिग्री। बिकॉज अल्फा टू को हमने पहले जीरो रेफरेंस मान के चले, तो अल्फा वन 180 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट केसेस। नाउ दिस इज एग्जाम्पल, आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन सी देयर आर थ्री वायर। इन थ्री वायर की वजह से आपको, पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। carries a current of 10 एम्पियर, फाइंड h at 005 डी टू साइड ऑफ 1 मीटर ऑफ द लूप। ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो।
राहुल, अटेंडेंस बोल सकते हो? आवाज, एक बार आवाज लगाना आप लोग। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, वैभव ने आंसर किया टेंसर क्वांटिटी। सही आंसर है वैभव तुम्हारा। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली। मैं चैट बॉक्स में आंसर आप लोग यस सर टाइप करके भेजते रहना एट द सेम टाइम, मैं जो नाम बोलूँगा ना। राहुल, राहुल चैट बॉक्स में लिख दो यस सर करके, जो भी है। राहुल मीना, राहुल मीना चैट बॉक्स में टाइप करो।